हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के अंत में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, अगर आप इस मॉक टेस्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और इस बार की परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप 2020 में एयरफोर्स में सफलता चाहते हो तो एक बार इन मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर विकल्प में से चुनें। आपको यहाँ पर बताना है कि नेक्स्ट बॉक्स में इनमें से कौन सा फिगर आएगा। तो सबसे पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा तब आप मैच करना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड चित्र को ध्यान से देखिए। पहले वाले चित्र में क्या है, जो एरो है ना, वो सेकेंड वाले चित्र में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव कर जा रहा है। मान लो यह जो एरो था वो इस डायरेक्शन में था अभी फर्स्ट वाले फिगर में, तो वो सेकंड फिगर में यहाँ पर चला रहा है। तो यह क्या हो रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और फिर तीसरे फिगर में जाकर यह जो एरो है वो गायब हो जा रहा है। और नया चीज़ क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर फिगर था, यानी कि इस डायरेक्शन में जो सेकंड वाले फिगर बचा हुआ था, वो फिर से वापस इस पोजीशन पर आ जा रहा है 45 डिग्री। और इसकी जगह पर एक नया चित्र आ जा रहा है यहाँ पर इक्वल का साइन का। तो अब जब अगला चित्र आएगा तीसरा के बाद चौथा, तो फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है जो सेकंड में हुआ था, कि जो नीचे चित्र आया था वो गायब हो गया और ऊपर में एक फिर से नया चित्र बन जा रहा है। देखिए फिर से इसको समझिए। पहले एरो था ऊपर में, एरो 45 डिग्री नीचे चला आया और ऊपर में एक नया चित्र बन गया। अब अगले फिगर में जो नीचे आया था एरो वो गायब हो जाता है और ऊपर वाला जो फिगर था यहाँ पर ऊपर में जो था फिगर, वो फिर से नीचे की ओर चला रहा है और यहाँ पर एक नया चित्र बना रहा है। यही प्रोसेस फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँचा है। तो अब जो अगला फिगर बनेगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये जो एरो है वो फिर से 45 डिग्री मूव करेगा नीचे की ओर और इसकी जगह पर एक नया चित्र आएगा। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए, बी और डी 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इसमें से अगर हम ऑप्शन ए और बी को देखें तो नीचे एरो तो आया है, लेकिन जो दूसरा फिगर है ऊपर में वो बिल्कुल सेम है पहले और दूसरे फिगर का। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि एक नया फिगर आ रहा है ना, जो केवल ऑप्शन डी में है। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, असंगत को चुनें। 4 फिगर दिया गया है और इनमें से बताना है कि कौन सा एक फिगर बाकी 3 से अलग है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट फिगर, सेकेंड और फोर्थ, ये तीनों फिगर क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि जो सी फिगर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, जो बाकियों से अलग है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला है 3 नंबर, संबंध स्थापित करें। जिस तरह से पहला फिगर दूसरे से संबंधित है, उसी तरह से तीसरा फिगर कौन से चौथे फिगर से संबंधित होगा। तो देखिए पहले और दूसरे फिगर में कैसा संबंध बन रहा है। यहाँ पर कौन सा फिगर है दोस्तों, इस तरह से के बनाया हुआ है एक ना, और दूसरे फिगर में यह जो चित्र है वो ऐसे बन जा रहा है। तो अगर आपने वाटर इमेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वाटर इमेज में क्या होता है, किसी भी चित्र को अगर हम लोग लंबवत खड़े कर दें, यानी कि यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर खड़े कर दें और इसे पलट देते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में कर देते हैं, तो यह इसका वाटर इमेज बन जाता है। जो दोनों का बेस है वो मिल जाएगा और जो ऊपर का टॉप है वो अपोजिट में चला जाता है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है ना, दोनों का बेस तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो टॉप है ये वाला पोजीशन है वो इसके अपोजिट में है। सो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो फिगर है इसका सेकंड फिगर वाटर इमेज है। तो देखिए तीसरे फिगर का वाटर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यह किस तरह से बनेगा, पहले दोनों का बेस एक ही जगह होगा, बेस ऐसे होगा, कहने का मतलब है कि इस तरह का होगा, और जो टॉप है यानी कि ऊपर में जो एरो लगा हुआ है वो नीचे की ओर चलाएगा। सो ऑप्शन बी बिल्कुल ऐसा ही मैच कर रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 3, 4 और 5 इन तीनों नंबर के बीच में कोई एक ऐसा रिलेशन बैठ रहा होगा, बस आपको वही रिलेशन फाइंड करना है जिससे आप यहाँ पर अपना आंसर को निकाल सकें। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 25। और 25 का अंडर रूट कर देते हैं तो इसका वैल्यू 5 आता है ना, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हो कि अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू 5 आएगा, जो तीसरे वाले बॉक्स में लिखा गया है। तो उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर और कौन से नंबर का स्क्वायर हम करें जिससे कि हमें 13 प्राप्त हो। तो ध्यान दीजिए 13 कैसे मिलता है हमें, 13 किस तरह से मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट में सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 का स्क्वायर करना है प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर x का स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू 13 करना है। तो अब दोस्तों इस जो अंडर रूट है इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 13 को भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो इधर स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। दैट मीन्स x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 यानी कि 25। तो दोस्तों अब अगर x स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो x का वैल्यू जाहिर सी बात है अंडर रूट 25 होगा और अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 होता है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 आएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर करना है यानी कि 144 और 5 का स्क्वायर करना है 25। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 169, रूट हटेगा तो 13 हो जाएगा, जो आपके तीसरे वाले बॉक्स में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न है, सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान के लिए उचित विकल्प को ढूंढें। यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे यह नंबर आगे बढ़ रही है उसे फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि यह जो नंबर है 8, 4, 3 बराबर 6 ये कैसे आया। तो इसके लिए अगर हम 8 को 4 से डिवाइड कर दें और 3 से गुना करें तो इसका वैल्यू 6 आएगा या नहीं आएगा। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। 4 और 8 दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा और 2 गुना 3 क्या होता है, 2 गुना 3 6 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों 9, 3 और 3 का वैल्यू 9 कैसे आया वो देखिए। 9 डिवाइडेड बाई 3 और गुना 3 करेंगे तो देखिए 3 से 9 कटेगा 3 बार में और 3 गुना 3 क्या हो गया, 9 हो गया। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इन तीनों नंबर्स के बीच में कैसा रिलेशन है जिससे कि हमारा चौथा ऑप्शन निकल कर आ रहा है। तो वही वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। 12 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 4 से और फिर गुना कर देंगे 4 से। तो 12 को 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, इसका वैल्यू 3 आएगा और 3 गुना 4 क्या होता है दोस्तों 12 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर भी 12 आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2:10 पर घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। 2:10 हो रहे हैं तो बताना है कि घड़ी के द्वारा कितना कोण बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह एक घड़ी है, इस घड़ी में 12 है, 1 है और यह 2 है, मान लीजिए काटा है। तो अब जो मिनट वाला हैंड होगा वो 2:10 पर कैसे होगा, मिनट वाला हैंड एग्जैक्ट 2 पर होगा और जो आवर हैंड है वो 2 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो इन्हीं दोनों कांटों के बीच का हमें यहाँ पर कोण फाइंड करना है। तो देखिए कॉमन सेंस से सोच कर देखिए, अगर यह मिनट हैंड टोटल 12 नंबर तय करता है यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 तक पहुँचता है, तो आवर हैंड के द्वारा कितना एंगल बनाया जाता है। आवर हैंड के द्वारा टोटल 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो समझ लीजिए। 1, 2, 3 यह मान लो जी यहाँ पर आवर हैंड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 1 और 2 के बीच का एंगल 30 डिग्री, 2 और 3 के बीच का एंगल 30 डिग्री, इस तरह से होता है। तो अगर मिनट हैंड 12 कंप्लीट करता है तो आवर हैंड 1 से 2 पर जाएगा, 2 से 3 पर जाएगा, यानी कि 30 डिग्री बनाता है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर यूज करना है दोस्तों। देखिए अगर 12 कांटा चलने के बाद मिनट हैंड आवर हैंड के द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो यहाँ पर कितना चला है, यहाँ पर 2 डिग्री चला है ना, 2 कांटा चला है, तो क्या हो जाएगा 30 गुना 2 डिवाइडेड बाई 12। तो देखिए क्या हो जाएगा 30 गुना 2 डिवाइडेड बाई 12, तो 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 6 से 30 कटेगा 5 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है।
एक बार फिर से समझ लीजिए, मिनट हैंड अगर 12 पॉइंट तय करेगा तब आवर हैंड के द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिनट हैंड ने कितना कवर किया है, मिनट हैंड ने 2 बार कवर किया है ना, तो कोण कितने का बनेगा, 30 गुना 2 और डिवाइड करेंगे 12 से, इसे सॉल्व करके आएगा 5 डिग्री का। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राम अपने घर से निकलकर 20 मीटर उत्तर दिशा में चला, वहाँ से दाएं लेकर वह 40 मीटर चलता है, जहाँ से पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर और लास्ट में बाएं मुड़कर 10 मीटर और चलता है और फिर रुक जाता है। तो राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले राम अपने घर से निकलकर 20 मीटर नॉर्थ में जाता है। मान लो राम ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो वो 20 मीटर इधर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर गया। यहाँ से वो दाहिने मुड़कर 40 मीटर और चलता है, राइट की ओर मुड़ा और 40 मीटर यहाँ पर और चलता है। वहाँ से फिर वो राइट की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी कि राइट की ओर मुड़कर 10 मीटर यहाँ पर चला। फिर से वो दाहिने ओर मुड़ता है और 20 मीटर और चलता है, यानी कि दोस्तों उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब लास्ट में क्या कहा गया कि लेफ्ट की ओर मुड़कर 10 मीटर और, यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़कर 10 मीटर और चला और यहाँ पर रुक जाता है। तो बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 40 मीटर है, जिसमें से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर हो गया ना, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो क्या होगा, 20 मीटर ही होगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी कूट भाषा में लेटेंट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो पॉलिसी को कैसे लिखेंगे। तो देखिए लेटेंट को कैसे कोड किया गया है, LATENT। लेटेंट का कोड हम लोग देखते हैं क्या है, TALTNE है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, LAT को क्या कर दिया गया है, TAL कर दिया गया है, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट, और ENT को TNE कर दिया गया है, यानी कि पहले 3 लेटर को अपोजिट कर दिया गया है और बाद में बाकी के 3 लेटर को पलट दिया गया है। तो उसी प्रकार से पॉलिसी का कोड हम यहाँ पर करते हैं। पॉलिसी में क्या है, POLICY है। तो क्या होगा, सबसे पहले POL को हम करेंगे LOP और ICY को करेंगे YCI, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जिस प्रकार से मोची का संबंध चमड़ा से है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा। तो देखिए मोची चमड़े का काम करता है, उसी प्रकार से बढ़ई लकड़ी का काम करता है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी कूट भाषा में प्लस को गुना को डिवाइड, माइनस को प्लस और डिवाइड को माइनस लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। तो आइए सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। पहले क्या है, 20 + 20 है ना, लेकिन प्लस को गुना लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 × 20। फिर -20 है, लेकिन माइनस को यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, माइनस को प्लस लिखा गया है, तो हम कर देंगे +20। फिर है गुना 20, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गुना को क्या किया गया है, गुना को डिवाइड कर दिया गया, तो हम डिवाइड 20 कर दिए। और लास्ट में है डिवाइडेड बाई 20, लेकिन डिवाइड को माइनस लिखा गया है, तो -20 कर दिया। अब ध्यान दीजिए, 20 से 20 डिवाइड होगा एक बार में, और 20 × 20 क्या होगा, 400 हो जाएगा, यानी कि 400 + 1 होगा दोस्तों, और लास्ट में -20 होगा। तो 400 और 1 क्या हो जाएगा, 401 होगा, और 401 में से 20 घटाओगे तो वैल्यू आएगा 381, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस इक्वेशन का वैल्यू 381 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि √2n का वैल्यू 64 है, तो n का मान क्या होगा। तो देखिए अगर हम इस रूट को हटा दें तो क्या होगा, रूट को हटाने पर 2n का पावर 1/2 हो जाएगा। अगर हम रूट हटाते हैं तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, और बराबर में 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। अगर हम 2 का पावर 6 करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आता है, 64 आता है। तो अब दोस्तों 2 का पावर n गुना 1/2 क्या होगा, n/2 हो जाएगा, बराबर 2 का पावर 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बेस दोनों का सेम है ना, 2 और 2 दोनों का है, तो हम यह कह सकते हैं कि n/2 का वैल्यू क्या है, 6 है। तो अगर अब देख लीजिए n/2 का वैल्यू यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 2 × 6 यानी कि 12।
सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इस इक्वेशन का मान क्या होगा। तो आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, 12th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। आपको सबसे पहले अंडर ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद इधर सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, और इसे सॉल्व करने के बाद सबसे बाद लास्ट में बाहर वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है कि 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर इसको आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th नंबर। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा भी गया है। 1 + 1y1 + 1y1 + 1 + 1y9 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे वाला नंबर देखना है। नीचे वाला नंबर क्या है, 1y9 है ना। तो क्या कीजिए कि जो ऊपर में लिखा गया है, यानी कि 1 जो लिखा गया है उसे पहले लिख लीजिए। इसके बाद नीचे क्या लिखा गया है, नीचे है 9, तो आपको 9 लिख लेना है। 2 काम सबसे पहले आपको करना है। सबसे लास्ट नंबर को देखिए, ऊपर में 1 है तो 1 लिख लिया हमने। इसके बाद नीचे में 9 लिखा हुआ है तो 9 को लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों कि काउंट कीजिए कि 1 कितना है, 1 है, 2 है, 3 बार 1 रिपीट किया गया है ना। तो आपको 3 ऐसे करके डॉट्स बना लेने हैं। अब क्या करना है, पहले वाले डॉट को भरने के लिए 9 और 1 दोनों को ऐड कीजिए। तो 9 और 1 क्या होता है, इसका वैल्यू 10 होता है। तो पहला डॉट हमारा भर गया। अब दूसरे डॉट को भरने के लिए आपको 10 और 9 को ऐड करना होगा। तो 10 और 9 19 होता है। इसी तरह से हमारा दूसरा डॉट भी भर गया। अब जो तीसरा डॉट बचा है, इस डॉट को भरने के लिए 19 और 10 को ऐड कीजिए। तो 19 और 10 हो जाएगा 29। यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों डॉट्स भर लिए। अब आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट नंबर है इसे आप ऊपर लिख दीजिए, और इसके जो पहले नंबर लिखे हुए थे उससे नीचे लिख दीजिए। आपका आंसर चला आएगा, यानी कि 29/19। ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले आपको नीचे वाले नंबर्स में नॉमिनेटर को लिखना है, यानी कि 1 को, फिर डिनोमिनेटर को लिखिए, मतलब 9 को, और उसके बाद कितने बार यह 1 रिपीट हुआ है उसे यहाँ पर आपको काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद पहले डॉट को भरने के लिए पिछले 2 नंबर को ऐड कीजिए, नेक्स्ट डॉट को भरने के लिए फिर उसके पीछे वाले 2 नंबर को ऐड कीजिए। ऐसे ही आप सारे डॉट्स को भरने के बाद लास्ट में जो सबसे अंतिम डिजिट है उसे ऊपर लिखना है, और सेकंड लास्ट वाले डिजिट को नीचे लिख देना है। आपका आंसर चला आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस टाइप में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए खास वीडियो बनाकर आपको अपलोड करवा दूंगा, जिसमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, 20 मीटर की दूरी के बीच बराबर बराबर दूरी पर 5 खंभे लगे हैं, तो किसी 2 खंभे के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए खंभे कैसे लगे होंगे। मान लो यह एक लाइन है जिसमें पहला खंभा ये है, दूसरा खंभा ये है, 2 खंभा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या है, पहला खंभा, दूसरा खंभा, तीसरा खंभा, चौथा खंभा और पांचवा खंभा। टोटल क्या है दोस्तों, यहाँ पर टोटल इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो 20 को कैसे डिवाइड करेंगे, 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। इसी तरह से ना 5 खंभे लगाए जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पर। तो किन्हीं 2 खंभों के बीच का दूरी क्या है, यहाँ पर दूरी यहाँ पर है 5 मीटर का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 2250 भाग मिट्टी में 5 भाग गंधक है, तो मिट्टी में गंधक का प्रतिशत क्या होगा। हमसे पूछा क्या गया है, मिट्टी में गंधक का प्रतिशत न, तो गंधक को ऊपर लिखिए, गंधक 5 भाग है, और मिट्टी को नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो काटिए इसे, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से कटेगा 45 बार में, फिर 5 से 9 बार में, और 5 से 2 बार में। तो क्या बचा हमारे पास, 2/9%, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राम की आय श्याम से 30% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है दोस्तों परसेंटेज के चैप्टर में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा मैथ में परसेंटेज का लेक्चर नहीं देखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। लगभग 7 से 8 वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देख लें। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 30% अधिक बताया गया है ना, तो जो परसेंटेज अधिक है उसे ऊपर लिखेंगे,
और डिवाइड में हम क्या करेंगे, अगर अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 30% अधिक है तो नीचे क्या हो जाएगा 100 + 30 दैट इज 130 और 100 से गुना कर देना है। तो अब काटिए, एक शून्य से एक शून्य कटा तो ऊपर में क्या बचा 300 और नीचे बचा 13। 300 को यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा लगभग 23.08%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यदि a/v का मान 5/3 हो तो a + v डिवाइडेड बाई a - v का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेशियो दिया गया है, a/v रेशियो का वैल्यू 5/3 है, यानी कि a इक्वल टू हम मान लेते हैं 5x और v इक्वल टू मान लेते हैं 3x। दोनों रेशियो हमने मान लिया, तो हमें निकालना क्या है, a + v डिवाइडेड बाई a - v। तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा 5x + 3x और डिवाइडेड हो जाएगा 5x - 3x। दैट मीन्स ऊपर होगा 5x + 3x 8x और डिवाइड में 5x - 3x क्या होगा 2x। तो 8x को 2x से काटिए तो 4 बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यदि a/b का मान 5/8 है, b/c का मान 1/3 है, तो a/b/c का मान क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल इजी है, क्या दिया गया है, a/b को b का मान है 5/8 और b/c का मान है 1/3। तो हमें बीच वाला रेशियो इक्वल करना होता है ना, a और b और c का रेशियो निकालने के लिए। तो 1 में हम 8 से गुना करेंगे और 8 में 1 से। तो अगर हम 1 में 8 से गुना कर रहे हैं तो 3 में भी हमें 8 से गुना करना होगा और इधर 5 में 1 से गुना करना होगा। तो 5 × 1 5 हो जाएगा, बीच का रेशियो 8 हो जाएगा क्योंकि 1 × 8 होता है, और 3 × 8 क्या होगा, 3 × 8 24। यानी कि दोस्तों a/b/c का वैल्यू 5/8/24 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करता है और फिर उस पर भी 20% की वृद्धि करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बार कितने की वृद्धि कर रहा है, 25% की, और दूसरी बार 20% का, तो कुल लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए, मान लो कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 100 रुपया। तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य में पहले 25% की वृद्धि कर रहा है ना, यानी कि पहले हो जाएगा 125% और फिर 120% हो जा रहा है। तो हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हुआ। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा वो देखिए, 100 से 100 कट गया, 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 125 कटेगा 5 बार में, 25 बार में। अब 5 से 20 कटेगा 4 बार में और 5 से 25 कटेगा 5 बार में। 4 से 120 कटेगा 30 बार में, तो 30 × 5 क्या हुआ, 150 रुपया हो गया। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया दोस्तों कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 150 है और क्रय मूल्य हमने पहले ही मान लिया था कि क्रय मूल्य मान लो कि 1 है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 150 - 100, यानी कि जितने का लाभ हुआ डिवाइडेड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स 100 से, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देना है। तो 150 - 100 50 होगा, डिवाइड करेंगे 100 से और गुना करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि लाभ होगा दोस्तों हमें यहाँ पर 50 का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 4% की साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में किसी मूलधन पर प्राप्त ब्याज 48 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रिंसिपल ना। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 48 रुपये का, यानी कि दोस्तों 48 × 100 करेंगे और डिवाइड कितने से करेंगे, 4% रेट है और टाइम है 3 वर्षों का। तो अब काटिए, 3 से 48 कटेगा 16 बार में और 4 से 16 कटेगा 4 बार में। तो क्या बचा हमारे पास, 100 × 4 यानी कि 400 रुपये इसका मूलधन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। श्रीलंका किस वर्ष आज़ाद हुआ था। श्रीलंका आज़ाद हुआ था दोस्तों 1948 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। यह स्थित है दोस्तों मन्नार की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं। सोया प्रदेश यह कहा जाता है दोस्तों
मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति के समर्थक थे? निर्गुण भक्ति के समर्थक थे दोस्तों कबीर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन है, महाराजा किस वायु सेवा का प्रतीक चिन्ह है? यह प्रतीक चिन्ह है दोस्तों एयर इंडिया का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इतरतास किस देश की समाचार एजेंसी है? इतरतास दोस्तों समाचार एजेंसी है रूस की। 28 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यह है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 29 क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को चंदा एवं बॉन्ड के जरिए दिया जाएगा सबसे छोटा चंदा राशि कितने का हो सकता है? तो इसके तहत सबसे छोटा राशि 1000 रुपये का हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इली इली लामा सबका थाम, यह प्रचलित कथन किसका है? यह कथन कहा गया था दोस्तों जीसस क्राइस्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही में दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टा आईडी पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।